नमस्कार। मार्केट का परफॉर्मेंस आज कल की तरह ही था कि लार्ज कैप नेगेटिव थोड़ा और मिड स्मॉल और माइक्रो कैप थोड़े पॉजिटिव, सेम लाइक कल की दिन। मगर एक बहुत बहुत अजीब सी चीज़ क्या है, एफआईएस आज नेट बायर्स 1600 करोड़ और डीआईएस नेट सेलर्स 600 करोड़। बहुत अजीब है। और क्यों हुआ, स्टडी करना पड़ेगा, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। मगर डीआई का सेलिंग तो लगता है कि वो ठीक एफआई जो कर रहे हैं उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं ना, जब एफआई बिक वाली बहुत करते हैं तो वो आके खरीदते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स शायद उनको सस्ते में मिल रहे हैं तो खरीद रहे हैं। और जब एफ अपना बिक वाली कम करते हैं तो उन्होंने वो भी अपना खरीदारी कम करते हैं। आज तो एफ पॉजिटिव बन गए तो ये नेगेटिव बन गए, तो ये एक पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। और उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़्यादातर अर्निंग्स सामने आ जाए ताकि एक अच्छा सेक्टर व्यू और एक प्रोजेक्टेड ईपीएस का व्यू बना पाएँ और उसके बाद खरीदारी करेंगे, तो कैश को कंजर्व कर रहे हैं। तो मगर ब्रॉडर मार्केट की आउट परफॉर्मेंस देखते हुए देन क्लियरली आज निडी ने बचाया मार्केट को, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो से थोड़ा पॉजिटिव है एडवांसेस, बहुत ज़्यादा नहीं, कल की तरह ही। और वॉल्टिलिटी इंडेक्स भी आज कुछ स्टेडी थी। तो अब आते हैं ये एफआई वाली बात। अगर एफआई ने ज़रूर ये कैश में इतना खरीदारी किया तो लार्ज कैप इंडेक्स को पॉजिटिव होना था, क्यों नेगेटिव रही? और एफआई के जो पसंदीदा सेक्टर जो इंडेक्स में ज़्यादा शेयर रखते हैं ना, जैसे प्राइवेट बैंक आज फ्लैट थे, पीयूसी बैंक आज नेगेटिव था, आईटी आज नेगेटिव था, एफएमसीजी आज नेगेटिव था। ये है क्षेत्र जहाँ पर एफआई अपना काम करते हैं ना, तो वो सब नेगेटिव है। तो क्या हुआ आज? तो इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। थोड़ा क्लैरिटी मैं, अगर कल सुबह आप पढ़ोगे मेरे पोस्ट को, मैं रिटर्न लिखित भी लिखता हूँ ना हर सुबह को, तो क्योंकि रात को बहुत लेट ये डेरिवेटिव्स का डेटा सब लेट ही मिलता है मुझे, तो मैं सुबह लिखूंगा, उसमें देखते हैं कि क्या कुछ कर। पर अब तक के लिए मेरी जो समझ है उसका ये एफआई बाइंग का 3 कारण, क्योंकि वो लार्ज कैप इंडेक्स की बहुत भयंकर अप नहीं दिख रही है। तो कहाँ गया वो पैसा? माने आज क्योंकि निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन था, तो शॉर्ट कवरिंग जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स में करते हैं उसका भी कहीं पे कैश सेलिंग पे दिख सकता है। दूसरी बात है, शॉर्ट फ्यूचर्स और स्टॉक में फ्यूचर्स को भी अगर उन्होंने कवर कर दिया और जिसमें शॉर्ट थे, या फिर हेज फंड्स भी क्या करते हैं ना, अपना जो शॉर्ट वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी होते हैं ना, स्ट्रैडल ट्रायंगल, उसको जो वो वर्थलेस एक्सपायरी हो जाता है बहुत शॉर्ट टेनर के लिए, तो वो रिड्यूस्ड जो कैश सेलिंग होता है उसको रिडक्शन शायद हो सकता है। ये भी एक थियरी है, चेक करना पड़ेगा। और तीसरी हो सकता है कि जिन एफआई को शायद एसबीआई म्यूचुअल फंड की आईपीओ का अलॉटमेंट आज हुआ, 6% पॉजिटिव में बंद हुआ ओवर एंड अबाउट द लिस्टिंग प्राइस, तो वहाँ पर शायद उन्होंने कुछ खरीदा होगा जिनको उन जितना चाहिए था उनको अलोकेशन नहीं मिला इंस्टीट्यूशनल कोटा में, तो शायद उन्होंने आके आज लिस्टिंग पे खरीदा होगा। तो ये सब पक्का डेटा नहीं है मेरे पास, बट सोच है मेरी ये सब, ठीक है। तो उसके अलावा देखें आज की इंडेक्स परफॉर्मेंस को देखें और ट्राई टू कोरिलेट, तो रियलिटी इंडेक्स आज की सबसे बेहतरीन परफॉर्मर थी। और उसका कारण था कि आई थिंक प्रेस्टीज प्रॉपर्टीज़ और गॉडरेज प्रॉपर्टीज़ दोनों ने कुछ नए फ्लैट के लॉन्चेस में सेल्स का अच्छा नंबर बताया कि अच्छा टेक ऑफ हुआ है, शायद वो पॉजिटिव हुआ होगा। सेकेंड, ऑटो में देखा तो आज टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो दोनों ने अच्छे प्रॉफिट नंबर की ग्रोथ दिखाई थी, तो उसके कारण ऑटो इंडेक्स आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मर था, ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। और बाकी तो डिफेंस और मेटल और ये सब तो नॉर्मली एक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें ज़रा जाके खेलते हैं, तो ये उसका कारण है। और बॉटम था आज पीएसयू बैंक, तो डीआई की बिक वाली मेरे ख्याल में पीएसयू बैंक। और आज क्या है अजीब चीज़ कि एसबीआई का करेक्शन हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि वही रिजल्ट का दिन नहीं था उनका। और उसके अलावा भी देखिए प्राइवेट बैंक का भी फ्लैट था, मगर आज बंधन बैंक ने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाया। तो रिजल्ट्स के मुआफिक जाएं तो एक्चुअली आज डिसअपॉइंटिंग थी एक बंधन बैंक का मार्केट का रिएक्शन अच्छे, फिर एक रैलिस इंडिया जो एग्रीकल्चर में थे उसका भी प्रॉफिट करीबन 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, बट फिर भी स्टॉक प्राइस आज करेक्ट हुआ। और तीसरी बात है पेटीएम, जिसका भी नंबर 200 करोड़ प्रॉफिट आया, फिर भी कोई लॉन्ग टर्म उनकी ये क्या कहते हैं जो पेमेंट टेक रेट्स बोलते हैं ना,
उसमें कोई कॉशन ब्रोकर को लग रहा था तो उसमें भी करेक्शन। तो क्या हो रहा है कि मार्केट में कुछ नंबर जो अच्छे होते हैं उसके लिए मार्केट में बाइंग अच्छी आती है, और कुछ नंबर में मार्केट इस अर्निंग्स को छोड़कर आगे की देख के डिसीजन ले रही है, राइट। तो क्लियरली आप एज अ रिटेल निवेशक जाके खाली अर्निंग्स अच्छी आ गई तो जाके खरीदें, ऐसी सिंपल सी बात नहीं है, ओके। तो वो एक बात मुझे बताना था। फिर बाकी जो नॉन स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर देखें तो एक तो मारुति सुजुकी ने आज अनाउंस किया कि 30,000 तक वो गाड़ी के दाम अगस्त में से हाइक करने वाले हैं मैडम, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने ये क्रूड रिलेटेड ऑयल कॉस्ट जो था उसको हमने ऑब्जॉर्व कर लिया, तो अब हमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इंक्रीज़? बिकॉज ऑटो सेल्स अच्छी थी ना, तो डिमांड अच्छा लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा प्राइस इंक्रीज पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर बाकी ऑटो कंपनी इसको फॉलो किया तो ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी है, तो शायद ये भी कारण हो सकता है आज ऑटो इंडेक्स की बढ़त के पीछे। उसके अलावा क्रूड का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज दिखने में एयर ट्रैफिक में दिखा। इस महीने का 12% मंथ ऑन मंथ जून ओवर में एयर ट्रैफिक की वॉल्यूम घटी है, बिकॉज बहुत से प्लेन्स को भी एयरलाइंस ने भी स्टॉप किया बिकॉज कॉस्ट बैर नहीं कर पा रहे थे, वही है। और क्रूड की बात किया तो आज क्रूड 90 को पार कर दिया, बट फिर भी जैसे मैंने मार्केट के आंकड़े बताए वो ज़्यादा कुछ मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, मगर उधर 10वां दिन था जहाँ पे अमेरिका ने यूएस ईरान के ऊपर हमला जारी रखा, और काउंटर में ईरान ने भी कुवैत में एयर बेसिस जो अमेरिका के उसके ऊपर हमला चालू रहा है। तो उधर भी कोई ईजी नहीं है क्रूड, बट क्रूड के अलावा बाकी मैक्रो इंडिकेटर सब स्टेबल थे, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो या यूएस की इंटरेस्ट रेट्स हो या इंडियन इंटरेस्ट रेट्स हो या करेंसी हो, ज़्यादा कुछ बदलाव फ्लैटिश ही लग रहे थे। तो फाइनली मुझे एक बात कहना है जो थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, मगर आज अनाउंसमेंट आई उसके बारे में उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, मगर मैं इमीडिएट रिएक्शन बताता हूँ। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया। अब आप सोच रहे हो कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो टैरिफ को मना कर दिया, तो कहाँ पे? तो एक उन्होंने ढूंढ निकाला है, 1930 में एक लॉ पास हुआ था यूएस में, जिससे प्रेसिडेंट को पावर है कि कोई भी देश जो यूएस कंपनीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करती है और अनरीजनेबल अनइक्वल चार्जेस या कोटा या रिस्ट्रिक्शन ऑन अमेरिकन एक्सपोर्ट्स डालती है, उसके ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट टैरिफ लगा सकते हैं। ये एक्ट अभी तक, इसको कहते हैं स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट, अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। 1930 से आज तक 90 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज ट्रंप ने इसको इसमें के ऑर्डर साइन कर दिया, और उसकी शिकायत क्या है? शिकायत है कि कनाडा 3 एरिया में, मोटर व्हीकल्स में, अल्कोहलिक बेवरेजेस में और डेयरी प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन कर रही है, जहाँ पे अमेरिकन एक्सपोर्ट्स उस देश को नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 50% टैरिफ जो आज साइन कर दिया, तो 1 महीने के बाद वो लागू हो जाएगी। और ख़ास करके क्या है कि यूएस मेक्सिको कनाडा का एक अग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह, इसलिए उसको यूएसएमसीए कहते हैं, यूएस मेक्सिको कनाडा अमेरिका अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के ज़रिए कुछ प्रोडक्ट्स को लो टैरिफ या ज़ीरो ड्यूटीज़ ऐसी स्थिति है। अब इन्होंने इस ऑर्डर को पास करके उसको भी ओवर रूल कर दिया कि उसके अंदर भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर भी अभी मैं 50% टैरिफ लगाने वाला हूँ। तो ये भयंकर मूव है। तो क्या ये इंडिया के खिलाफ ऐसा लगा सकते हैं? मेयरली इसको रीड करें तो लगता है कि बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में इंडिया के ऊपर लगा सकते हैं। करने वाले हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, और इसका और भी कुछ सुप्रीम कोर्ट इसको भी काउंटर कर सकती है, ये भी पता नहीं। बट आपके लिए खबर यह है जो एक अच्छी खबर नहीं है, वही मैं कहूँगा, बिकॉज ये ओपन डोर खुलता है उनको अब वापस टैरिफ को लाने के लिए, राइट। तो यही बात से मैं आज की ये कमेंट्री ख़त्म करता हूँ। ज़रूर मेरी पोस्ट पढ़िए जो कल मैं यूट्यूब और फेसबुक में डालूँगा, जहाँ पर थोड़ा और डिटेल अगर जानकारी मिल जाए मुझे लेट रात को, उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।